Immunity. What is the mean of immunity? The disease resistance power of body is called immunity. शरीर की रोगों से लड़ने की एबिलिटी को, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी, एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी ह्यूमन की बॉडी में जन्म से पाई जाती है उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इट मीन्स सभी प्रकार के फॉरेन एजेंट्स के लिए या पैथोजेंस के लिए ये सिमिलर होती है, सेम होती है, इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इनमें हमारी बॉडी के अंदर कई सारे बैरियर्स होते हैं जो फॉरेन एजेंट को या पैथोजन को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो हमारी बॉडी के जो बैरियर्स हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स: फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। फिजिकल बैरियर में जैसे कि हमारी जो स्किन है या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि फॉरेन एंटीजन को, एजेंट को या पैथोजन को बॉडी में एंटर नहीं होने देती है, इंटरनल टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचने नहीं देती है। तो जो स्किन या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये फिजिकल बैरियर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड लेते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि फॉरेन एंटीजन को या एजेंट को रोकते हैं, जैसे कि हमारे जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, वो हमारे आईज की क्लीनिंग करते हैं, आई बॉल्स की क्लीनिंग करते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार के जर्म्स को इन्फेक्ट करने से रोकते हैं। इसी तरीके से जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी फूड के साथ आने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनको रोकते हैं, जो जर्म्स हैं उनको रोकते हैं, उनको किल करते हैं। जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं जो कि जर्म्स को किल करते हैं। तो ये सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड लेते हैं हम सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में हम WBCs को, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को इंक्लूड करते हैं। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, तो ये सभी क्या करते हैं कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको फैगोसाइट करते हैं, उनको रोकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोककर इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से रोकते हैं। तो इन्हें हम सेलुलर बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। कई बार हमारी बॉडी के अंदर वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं वो कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं जिन्हें हम इंटरफेरोन कहते हैं, जो नियर बाय सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इन्हें हम साइटोकाइन बैरियर्स कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने इन्नेट इम्यूनिटी को समझा। इम्यूनिटी के टाइप में जो फर्स्ट है वो है इन्नेट इम्यूनिटी, और ये इनबॉर्न होती है, जन्म से पाई जाती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और इनमें शरीर के अंदर जो पाए जाने वाले बैरियर्स हैं उनको काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स। नाउ द नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी। ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ जीने के दौरान, ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ के दौरान जो इन्फेक्शंस जो है रखता है बॉडी के अंदर, और उस इन्फेक्शंस के कारण से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है किसी डिजीज के अगेंस्ट। तो इसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है वो अपनी लाइफ के दौरान उसको एक्वायर करता है। तो ये 2 प्रकार की हैं, एक तो है एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली जब कोई डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है, पैथोजन बॉडी में चला जाता है और ड्यूरिंग द इन्फेक्शन एंड ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं और उस एंटीबॉडीज के कारण से जो इम्यूनिटी आती है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और फर्दर जब री इन्फेक्शन होता है तो पहले से जो प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हैं वो फर्दर इन्फेक्शन से बचाती हैं, तो इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं।
सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी, किसी इन्फेक्शंस के दौरान या किसी पैथोजन की बॉडी में एंटर होने के पश्चात या फिर किसी स्नैक वीनम के बॉडी में एंटर होने के बाद एक्सटर्नली जो एंटीबॉडीज़ दी जाती है या जो एंटी वीनम मेडिसिन दी जाती है और इससे अगर डिजीज रेजिस्टेंस आता है या जो एंटी वीनम जो केमिकल्स दिए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है या कोई स्नैक काट जाता है तो स्नैक वीनम बॉडी में चला जाता है, तो बाहर से जो एक्सटर्नली जो भी मेडिसिन या जो भी एंटीबॉडीज़ बॉडी में दी जाती हैं तो और वो उससे इम्प्रूव करती है या ठीक करती है, तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरली जब इन्फेक्शन होता है, स्पेशली जब वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके दौरान जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है तो वो फर्दर री इन्फेक्शन के दौरान बॉडी को बचाती है, रेजिस्ट करती है, प्रिवेंट करती है, तो इसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर कोई स्नैक ने काट लिया है और स्नैक विनम बॉडी में चला गया है या कोई और पैथोजन बॉडी में चला गया है तो एक्सटर्नली अगर कोई एंटीबॉडीज़ या कोई मेडिसिन दी जा रही है तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इन टॉपिक्स को हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। जब एक बच्चा अपने माँ के यूट्रस में होता है, मदर के यूट्रस में होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे की बॉडी में जाती है और उसे प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब एक बच्चा बर्थ ले लेता है, एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर इम्यूनिटी माँ के मिल्क के द्वारा आती है। जो मदर अपने बच्चे को, अपने बेबी को मिल्क से फीड करती है तो उस मिल्क के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो इम्यूनिटी है ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी है कि मदर से मिल्क के द्वारा इम्यूनिटी जा रही है, बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज जा रही हैं बच्चे के अंदर, तो ये भी क्या है, एक पैसिव इम्यूनिटी है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस के अगेंस्ट बॉडी का जो डिफेंस है वो किस प्रकार वर्क करता है। यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये दो प्रकार का है। फर्स्ट जो है वो है नॉन स्पेसिफिक एंड सेकंड है स्पेसिफिक डिफेंस। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है सिमिलर होता है, सेम होता है सभी प्रकार के फॉरेन एजेंट एंड पैथोजेंस के लिए, और ये जो डिफेंस है ये पैथोजन को या फॉरेन एंटीजन को या एजेंट को बॉडी में एंटर नहीं होने देता है, उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा बिना एंटीबॉडीज़ को यूज किए इस डिफेंस मैकेनिज्म में पैथोजेंस को किल किया जाता है बिना एंटीबॉडीज़ को यूज किए। तो ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की। यहाँ पर जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है ये इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक्सटर्नल डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस क्या है कि बाहर से कोई भी एजेंट बॉडी में एंटर हो रहा है और हमारा बॉडी के वो पार्ट जो उसकी एंट्री को रोकते हैं, तो इसे हम एक्सटर्नल डिफेंस या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल बैरियर्स। कुछ फिजिकल ऐसे बैरियर हैं जो पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देते हैं। तो फर्स्ट है स्किन। हमारी जो स्किन है हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन को एंटर नहीं होने देती है। सेकंड लेते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जो हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वहाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो चाहे कोई और ऑर्गन हो, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी पैथोजन को टिश्यू या ऑर्गन के अंदर एंटर नहीं होने देती है। तो इस प्रकार का जो डिफेंस है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस कहलाता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर हम नेक्स्ट लेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। हमारी बॉडी में, हमारी स्किन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स या स्वेट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्किन को क्लीन रखते हैं, वहाँ पर जर्म्स को, पैथोजेंस को ग्रो नहीं होने देते हैं। साथ ही साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करती हैं जिनसे पैथोजेंस जो है मल्टीप्लाई या ग्रो नहीं हो पाते हैं।
जो म्यूकस है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो पैथोजेंस को ट्रैप करके उनको इमोबिलाइज कर देता है और मल्टीप्लाई या ग्रो नहीं होने देता है। तो यहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर स्किन सिक्रेशंस के द्वारा जो है प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। सलाइवा जो होती है उनके अंदर कुछ लाइटिक एंजाइम्स, लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जो बैक्टीरिया या जर्म्स हैं उनको रप्चर कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। गट सीक्रेशंस, इसी तरीके से हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर बाइल का जूस है या जो पैनक्रियाज का जो जूस है वो आके मिक्स होते हैं, जिससे उनके द्वारा जो पैथोजेंस या जो जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा जो बाइल सिक्रेशंस हैं उनके द्वारा टीयर्स, आंसुओं के अंदर भी नेचुरल क्लीनिंग होती है हमारी आइज़ की, इसलिए बार बार आंखों पर पानी नहीं डालना चाहिए, जिससे क्योंकि इससे जो नेचुरल क्लीनिंग है वो डिस्टर्ब होती है, जो नेचुरल आंखों की जो क्लीनिंग है वो रुकती है। तो टीयर्स के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जर्म्स को किल करते हैं। इसी तरीके से जो नेजल सिक्रेशंस है, हमारे जो नोज़ के अंदर जो सिक्रेशंस होते हैं वो भी एयर की क्लीनिंग करते हैं, पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, जर्म्स को, डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे जो ईयर्स हैं, तो ईयर्स के अंदर जो सेरुमेन जो रिलीज होता है वो भी कान को प्रोटेक्ट करता है, ईयर को प्रोटेक्ट करता है जर्म से, पैथोजन से। इसी तरीके से जो वेजाइना होती है, वेजाइना के अंदर भी वेजाइनल बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलाई, और ये जो बैक्टीरिया हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे एसिडिटी क्रिएट होती है और जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल कुछ प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन पाए जाते हैं और जो एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं या जो एजेंट्स हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो पैथोजन को या फॉरेन एजेंट को बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देता है। लेकिन क्या होगा जब कोई फॉरेन एजेंट या पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है? उस समय जो बॉडी का जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड लाइन का जो डिफेंस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसे हम इंटरनल डिफेंस या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसमें फर्स्ट है सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो पैथोजेंस को किल करके, डाइजेस्ट करके उसको रिमूव करती है और उसको स्प्रेड नहीं होने देती है, तो इन्हें हम सेलुलर बैरियर्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की, जिन्हें हम WBCs या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये फैगोसाइटिक होती हैं, ये किसी भी पैथोजन को डाइजेस्ट कर देती हैं और ये फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। सेकंड लेते हैं मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स हैं ये कभी कभी फैगोसाइटोसिस शो करती हैं या फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं। जनरली जो मोनोसाइट्स हैं ये एनलार्ज होके मैक्रोफाजेज में डेवलप होती हैं। सेकंड हम लेते हैं मैक्रोफाजेज। मैक्रोफाजेज आर द लार्ज सेल्स जो कि मोनोसाइट्स के एनलार्ज होने से बनती है और ये फैगोसाइटिक होती हैं, फैगोसाइटोसिस शो करती हैं, पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर देती हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफाजेज हैं ये जो बॉडी की जो डेड सेल्स हैं उन्हें भी डाइजेस्ट करती है, उन्हें भी रिमूव करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। कई बार इंजरी होने पर, इन्फेक्शन होने पर जो अफेक्टेड साइट है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पर ब्लड के इकट्ठा होने से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इससे प्रोटेक्शन मिलता है। सेकंड लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम फीवर। कई बार इन्फेक्शन होने पर बॉडी में फीवर होता है और फीवर के दौरान भी शरीर का प्रोटेक्शन होता है। फीवर होने पर WBCs राइज हो जाती हैं बॉडी के अंदर और मैक्रोफाजेस के द्वारा एक प्रोटीन रिलीज होती है जिन्हें हम एंडोजीनस पायरोजन कहते हैं और इससे फीवर होता है। ये फीवर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन है
और इस दौरान फिर जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड नहीं हो पाता है, जो पैथोजेंस हैं वो स्प्रेड नहीं हो पाते हैं फीवर होने पर, फीवर बढ़ने पर। तो ये एक नेचुरली बॉडी का डिफेंस है जो हमें प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से, बीमारियों से। नेक्स्ट लेते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में यदि कोई सेल या टिश्यू किसी वायरस से इन्फेक्ट होती है तो जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स या जो टिश्यूज हैं दे प्रोड्यूसेस द स्पेसिफिक प्रोटीन्स इंटरफेरोन्स, और इंटरफेरोन्स क्या करती हैं, पास की जो नियर बाय सेल्स हैं उनको फर्दर वायरस के इन्फेक्शन से बचाती हैं। फीवर होने पर जो इंटरफेरोन्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मैं रिपीट करता हूं कि जो साइटोकाइन बैरियर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जब बॉडी में किसी सेल या टिश्यू को वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या टिश्यूज हैं ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम इंटरफेरोन कहते हैं, और ये जो इंटरफेरोन है ये पास की जो अदर सेल्स या टिश्यूज हैं उनको वायरस के इन्फेक्शन से बचाती हैं, और फीवर होने पर इंटरफेरोन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। एट फर्स्ट हमने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को समझा जो कि सेम होता है सभी प्रकार के पैथोजेंस के लिए, एजेंट्स के लिए। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, पैथोजन के लिए एंड डिफरेंट पैथोजेंस के लिए। इसे हम बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ के बारे में। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है उसमें एंटीबॉडीज़ का यूज़ नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ के अलावा जो है अदर डिफेंसेस यूज़ किए जाते हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जबकि जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है यहाँ पर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है जो हमें फॉरेन एजेंट या पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो एंटीजेंस हैं, एंटीजेंस वो फॉरेन एजेंट या एक्सटर्नल एजेंट हैं जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सिस्टम को, इन्फ्लुएंस करते हैं इम्यून सिस्टम को। तो इन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ये एंटीजन स्पेशली प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में कार्बोहाइड्रेट या जो लिपिड हैं वो भी एंटीजेंस का रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीजेंस के एंटर होने के बाद में जब हमारा इम्यून सिस्टम इंड्यूस होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं या जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कई प्रकार की होती हैं, IgA, IgE, IgM। तो अलग अलग टाइप की जो है एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में फॉर्म होती हैं। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। इसे हम H2L2 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें ये जो दो चेन्स हैं, ये जो दो चेन हैं ये हैवी चेन है, और ये जो दो चेन हैं ये लाइट चेन है। तो ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, और इनके अंदर ये जो पार्ट है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, ओके। और यहाँ पर ये जो दोनों हैवी चेन्स हैं इनके बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड है। तो इसलिए हम इसे ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम H2L2 मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसमें दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, हमारी जो स्टेम सेल्स हैं या जो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स हैं उनके द्वारा ये प्रोड्यूस होती हैं। और इनमें से कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि बर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज़ जैसे कि टॉन्सिल्स, ये गट एसोसिएटेड होती हैं, या जो पेयर्स पेचेस हैं वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो गट एसोसिएटेड जो बर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं जैसे कि टॉन्सिल्स या अपेंडिक्स या फिर पेयर्स पेचेस, यहाँ पर इनका अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो इन्हें हम बी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं।
और इनमें से कुछ सेल्स का जो डिफरेंशिएशन थाइमस ग्लैंड में होता है, तो इन्हें हम टी लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं या टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यहाँ पर ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मीन ये है कि ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड और ह्यूमर से बना है ह्यूमोरल, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उन पर जब एंटीबॉडी पाई जाती हैं तो ये जब एंटीबॉडीज़ एंटीजन से इंट्रैक्शन करती है तो बी लिम्फोसाइट सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और कई सारी डिवीज़न के द्वारा कई सारी बी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि दो प्रकार की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा बी सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं जो कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पर नहीं जाती है, ये अपना वर्क करती है, अपना एक्शन करती है लिम्फ के द्वारा, लिक्विड के द्वारा। ये अपने एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ कर देती हैं लिम्फ में और एंटीबॉडीज़ के द्वारा ये क्या करती है, इन्फेक्शन को रोकती हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन पर ये सेल खुद नहीं जाती हैं, तो इसीलिए इसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। सेकेंड लेते हैं मेमोरी बी सेल्स। जो मेमोरी बी सेल्स हैं या जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जब री इन्फेक्शन होता है तो उस री इन्फेक्शन के दौरान जो एंटीजेंस आते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको डिसइंफेक्ट कर देती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी है ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनके द्वारा पॉसिबल होती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं बाय द डिवीजन ऑफ टी सेल्स लिम्फोब्लास्ट। इनके डिवीजन से कई सारी टी लिम्फोसाइट्स बनती है। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं, लेकिन फंक्शंस के आधार पर ये डिफरेंट प्रकार की होती हैं। जैसे कि किलर टी सेल्स, किलर टी लिम्फोसाइट्स, ये परफोरिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को, सेल की सेल मेम्ब्रेन्स को पंक्चर्स कर देती हैं। ये अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्शंस वर्क करती हैं और ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कैंसर सेल्स को ये क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इन्हें हम किलर टी सेल्स कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं हेल्पर टी सेल्स। जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये स्टिमुलेट करती है बी लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। हेल्पर टी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। इसके अलावा जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये किलर टी सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं टू डिस्ट्रॉय द नॉन सेल्फ सेल्स, यानी कि जो एक्सटर्नल सेल्स है या जो नॉन सेल्फ सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टिमुलेट करती है किलर टी सेल्स को। जबकि जो सप्रेसर टी सेल्स, जब इन्फेक्शंस कंट्रोल में आ जाता है, जब इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है तब टी एंड बी लिम्फोसाइट सेल्स को इनहिबिट करती है सप्रेसर टी सेल्स। जो सप्रेसर टी सेल्स हैं ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को अपनी खुद की बॉडी की सेल्स को भी किल करने से इनहिबिट करती है, उस पर अटैक करने से रोकती हैं। फिर लेते हैं मेमोरी टी सेल्स। जो मेमोरी टी सेल्स हैं ये इन्फेक्शंस को मेमोराइज रखती हैं। अगर इन्फेक्शन अगेन होता है, अगर सेम इन्फेक्शन दोबारा होता है तो ये रैपिड एंड विगोरस अटैक करती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो कितने प्रकार का है। तो फर्स्ट है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। फर्स्ट टाइम कोई भी डिजीज़ का जो पैथोजन है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो जो एक वीक 7 डेज़ या 10 डेज़ का जो ड्यूरेशन है उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और उसी दौरान बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और हमें प्रोटेक्शन मिलता है उस डिजीज़ से और हम रिकवर हो जाते हैं। तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्स है कि प्राइमरी फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन हो रहा है और उसी दौरान जो एंटीबॉडीज़ बन रही है, तो ये क्या है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। अब एक बार अब उस डिजीज़ से रिकवर हो गए,
अगर दोबारा अगर री इन्फेक्शन होता है, सेम पैथोजन फिर से हमारी बॉडी में आता है, तो पहले से उपस्थित जो एंटीबॉडीज हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो सेकेंड टाइम जो इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं, अगर री इन्फेक्शन होता है, सेम पैथोजन अगेन इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें कौन कौन से टिश्यूज या कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, तो इसमें हम बात करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, प्रोलिफरेट होती हैं, मैच्योर होती है, डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो यहाँ पर जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इनमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है यहाँ पर ओरिजिनेट होती है लिम्फोसाइट सेल्स एंड मैच्योर होती हैं। ओके, तो ये है बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, मैच्योर होती हैं, और उसके बाद में वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंच जाती हैं। सेकेंड लेते हैं थाइमस। जो थाइमस है ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं मैच्योर होती हैं, और उसके बाद में ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये वो साइट है जहाँ पर इंट्रैक्शन होता है लिम्फोसाइट सेल्स का एंड फॉरेन एंटीजेंस का या पैथोजेंस का या एजेंट्स का इंट्रैक्शन होता है। तो इन्हें हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो साइट्स हैं जहां पर लिम्फोसाइट सेल्स एंड फॉरेन एंटीजेंस, फॉरेन एजेंट्स या पैथोजेंस का इंट्रैक्शन होता है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। इसके अलावा हमारी जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, तो वहाँ पर जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 50% माल्ट टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, तो डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट या गट से एसोसिएटेड जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं उन्हें हम गाल्ट कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल इन्फेक्शंस के दौरान जो इम्यूनिटी आती है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के द्वारा या एंटीटॉक्सिन्स के द्वारा भी इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ हम वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वैक्सीनेशन क्या है, पहले तो हम समझेंगे वैक्सीन कैसे बनती है। किसी भी पैथोजन को, किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को या डिजीज़ के पैथोजन को किल करके, एटीन्यूएट करके, उसके एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करके वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है, और इस वैक्सीन को किसी ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उनको ये लगता है कि ये कोई पैथोजन है, तो वो उसके अगेंस्ट बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो एक एंटीबॉडीज़ की आर्मी प्रिपेयर हो जाती है। जब रियल इन्फेक्शन होता है, जब रियल नेचुरल इन्फेक्शन होता है, तो उस डिजीज़ के लिए पहले से जो बनी हुई एंटीबॉडीज़ हैं वो फाइट करती है एंटीजन से और प्रोटेक्ट करती हैं, उस डिजीज़ को नहीं होने देती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वैक्सीन दे के इम्यूनाइज करना, इसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं और इसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एलर्जी। हमारी बॉडी का जो एग्जागरेटेड या जो हाइपर सेंसिटिव जो रेस्पॉन्स है किसी भी एंटीजन या किसी भी एक्सटर्नल एजेंट्स के अगेंस्ट, तो बॉडी के इस हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी जिनसे होती है उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। तो जो भी फॉरेन एजेंट्स या जो एंटीजन्स हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। कई बार मिल्क से या फूड जो अदर आइटम्स हैं फूड के, उनसे भी एलर्जी देखी जाती है।
यहाँ पर जो IgE एंटीबॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। और एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान जो मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती हैं और एलर्जिक रिएक्शंस शो होती हैं, एलर्जिक रेस्पॉन्सेज शो होते हैं। कई सारे एलर्जिक रेस्पॉन्सेज हैं जैसे कि रैसेज होना, रेड रैसेज होना, रनिंग नोज़ होना या फिर आइज़ में पानी आना, इरिटेशन होना, स्किन में इरिटेशन होना, ईचिंग होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, स्नीजिंग होना। तो ये सब एलर्जिक रेस्पॉन्सेज हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी। हमने अब तक पढ़ा कि जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है किसी बाहरी पैथोजन या बाहरी एजेंट के अगेंस्ट वर्क करता है। यदि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को अटैक करना स्टार्ट करते तो इसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर किसी ह्यूमन का खुद का इम्यून सिस्टम अपनी सेल्फ सेल्स को डिस्ट्रॉय करना या अटैक करना स्टार्ट कर दे तो दिस इज कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। जो मैक्रोफाजेज सेल्स होती हैं ये एंडोजीनस पायरोजन रिलीज करती हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन हैं जिनसे फीवर होता है। ये जो प्रोटीन है ये है इंटरल्यूकिन 1, इसे हम IL-1 भी कहते हैं और ये रोल प्ले करती हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, ये फीवर कॉज करती हैं। साथ ही साथ जो दूसरी सेल्स हैं उनको ये एक्टिवेट करती हैं, दूसरी जो फैगोसाइटिक सेल्स या जो B सेल्स या जो T सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। तो इस तरीके से इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, मैक्रोफाजेस सेल्स के द्वारा ये रिलीज होती हैं और इम्यूनिटी में इनका रोल है।